पैसे कम लगते हैं, तो हम इनको आज की युवा पीढ़ी का बिल्कुल जिम्मेदारी दे सकते हैं। जैसे प्रताप भाई का भी मुद्दा है, अगर कुछ भी नहीं काम हम कर पाए तो कम से कम भोजन के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहर तो हमारे भोजन में है। ठीक है, तो अगर हम खाना खाते हैं तो कोई हमको जहर खिला रहा है, ऐसा मन में इच्छा न हो, इसके लिए प्रयत्न करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आपको अच्छा भोजन मिले, विष मुक्त भोजन मिले, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि भारत सरकार जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा निकनेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनको नरक में जाना है उनको नरक में पहुंचाने के लिए जो भारत का कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत सरकार के पास है। तो पूरी व्यवस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो नीतियां हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम बिल्कुल एक ईमानदार नौकर की तरह भारत सरकार कर रही है। तो वो किस तरीके से हमारे खाने में जहर मिला रही है उसका बिल्कुल एक अभ्यास हमारे सामने आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवा, अभ्यासु युवा देश को बचाने के लिए, मानव पीढ़ी को बचाने के लिए जहर मुक्त खाना मिले, इसके लिए कितनी बड़ा लड़ाई लड़ सकते हैं उसका एक उदाहरण रोहित जी के कारण हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले इनके बारे में एक बार तालियां बजाते हैं। वंदे मातरम। मैं पहले जीएम और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और बाकी जो दूसरे भी विषय उसके बारे में थोड़ी बात रखूंगा। काफ़ी दोनों बड़े विषय हैं तो इनमें ज़्यादा समय लगाऊंगा। बाकी क्या और हो रहा है खेती भोजन में जो जहर आ रहा है वो तो आप काफ़ी हद तक जानते भी हैं। आप में से कितने लोग जीएम के बारे में जानते हैं? जीएम क्या होता है? कई साथी जानते हैं, कई साथी काफ़ी सारे नहीं जानते हैं। तो ठीक है, मैं शुरुआत से शुरू करूँगा और अभी क्या हो रहा है उस पर भी। तो जीएम होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अर्थात अगर तो अनुवांशिक संशोधन। मतलब जीन में कुछ ऐसा फेर बदल हुआ है जो कि प्राकृतिक तौर से जो नहीं हो सकता है, वो होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब दो तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं। एक होता है जिसमें बाहर से कोई ऐसे प्रजाति का जीन लाया गया हो। मैं खेती से जुड़े हुए जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करूँगा। मेरा काम उसी क्षेत्र से जुड़े हुए इस तरह के खतरों को के क्षेत्र में रहा है और भी पशुओं में भी और भी कई तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, पर उसमें मेरी उतनी जानकारी नहीं है। और उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा भी होता है, नया एक चीज़ आया है जीन एडिटिंग करके, जीनोम एडिटिंग। ये नए तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। इसके ऊपर, इसके खतरों के ऊपर मैं आखिरी में बात करूँगा। एक तरह का एक जो बहुत ही शुरुआती तरह का जीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हुआ था वो टमाटर में हुआ था। टमाटर में ये अमेरिका में ही इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था और उसमें मछली के जीन को इन्होंने टमाटर में डालने की कोशिश की। मतलब जो प्रकृति में हो ही नहीं सकता वो करने की कोशिश की। ये कहा कि मछली जो है उसका चमड़े जो है और वो उसमें स्केल्स जो होते हैं उससे ठंडी में निपटने के लिए आसानी होती है। तो टमाटर में भी हम ये डाल के देखते हैं क्या होता है। खैर वो प्रयोग तो सफल नहीं रहा, पर 1990 के दशक में ही इन्होंने एक कपास के क्षेत्र में, कॉटन के क्षेत्र में काम आगे बढ़ाया है। तो मैं थोड़ा इतिहास ले जाता हूँ, मतलब अभी क्या हो रहा है उससे फिर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। अब भारत में हमारे पास एक समय तक देसी कपास ही था। आज़ादी तक की अगर हम देखें तो हमारे पास 3% ही अमेरिकन कपास था, 97% देसी कपास था। अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश की कि हम अमेरिकन कपास बनाएं अपने खेती में ताकि उनकी मिलों के लिए अच्छा रहे, पर कभी 3% से आगे नहीं बढ़ पाए।
पर आज़ादी के बाद की जो नीतियाँ हमारी रही उससे फिर कपास आगे बढ़ गया। उससे हाइब्रिड जो है कपास में वो बढ़ता गया। अब उस कारण ये हुआ था कि 1990 के दशक में कपास में कीड़े काफ़ी आने लग गए थे और उन कीड़ों के में कीटनाशक वगैरह काफ़ी प्रयोग होने लगा। तो ये जो जीएम टेक्नोलॉजी जो लाने वाले लोग थे उनका कहना था मॉन्सांटो और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों का कि एक बैक्टीरिया एक है वो हम कपास में डाल देंगे। वो वैसे भी कुछ जो कीड़े रहते हैं उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो उससे फिर कीड़े आएंगे ही नहीं। उन्होंने ये पीटी करके इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बैक्टीरिया स्प्रेजेस, एक बैक्टीरिया एक है, उसका उन्होंने कपास में डाला। पहले तो और ये इतिहास है आगे पिछले 25 वर्षों का जीएम फसलों का, ये हर बार गैर कानूनी तरीके से ही भारत में आगे बढ़ रहे हैं। तो कपास के किसान जो पहले ही परेशान थे, जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा महंगे कपास आने के कीड़े काफ़ी आ रहे थे, लेकिन उसके पहले हमारा कपास जो रहता था वो कपास किसी न किसी भोजन के खाद्य सामग्री के साथ ही उगाया जाता था। कई जगह पे कपास को आप धनिया पत्ती के साथ बोते थे, कई जगह पे हरी मिर्ची के साथ बोते थे, कई जगह कपास मिलेट्स के साथ बोते थे। पर ये एक तरह से एकल खेती में कपास को बढ़ाया गया, एकल खेती में बढ़ाया गया और अमेरिकन कपास को। अब एकल खेती में हम जान ही गए हैं और जब ऐसी प्रजातियाँ रहेंगी जिनकी ज़मीन को रास नहीं आती है तो कीड़े बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और यही कपास में होगा। तो उन्होंने ये बोला बीटी कपास कीजिए, और बीटी कपास का जब तक कि आटा टेस्ट हो पाते नहीं हो पाता, उन्होंने दिल्ली ये कपास को जीएम कपास को इलीगली काफ़ी बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा दिया और फिर यही कहा कि अरे अब तो ये काफ़ी बढ़ी है, अब इसको इतनी बड़ी मात्रा में आ गया है तो इसको अप्रूवल दे ही दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में आ गया है। उस समय कुछ लोग थे कि उसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था, वंदना शिवाजी, देवेंद्र शर्मा जी, इन्होंने बातें रखी कि इसके क्या क्या खतरे हैं, इन्होंने विदेश में क्या हो रहा था उन सब चीज़ों को लेकर बात रखी थी, फिर उनकी बात सुनी नहीं। अब ठीक है, कपास बीटी कपास आया। अब वो क्या रहा था, इन्होंने ये कहा कि बीटी कपास आएगा, आपके कीड़ों का नुकसान इसमें कम हो जाएगा, आपकी उपज पैदावार बढ़ जाएगी, किसानों की और जो जैविक खेती की बात करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। पर हुआ कुछ और ही। आज हमारे पास 20-25 साल हो गए हैं जीएम कपास आए हुए, हमने देखा है कि कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। कीटनाशकों का प्रयोग वैसे कम तक हो रहा है, बीटी कपास के आने के तुरंत पहले वो वैसे भी कम हो रहा है कीटनाशकों का प्रयोग कपास। पर जैसे ही बीटी कपास आया वो हाइब्रिड आया, संकरित कपास में आया। हाइब्रिड में जब भी चीज़ें आती हैं तो उसके साथ साथ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ता है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ता है और कीटनाशक का इस्तेमाल भी बढ़ता है। ये हुआ खर्चा जो है किसानों के लिए वो बढ़ा। जब हमारे देसी कपास रहते हैं, देसी बीज रहते हैं, उनको आप बचा के बार बार अगले साल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्योंकि ये हाइब्रिड में था, हाइब्रिड में आया ये कपास, इसको आपको हर बार खरीदना पड़ता था। अब फिर लोग बोलेंगे कि, और लोगों ने कहा कि ठीक है, पर किसानों के पास तो किसानों की मर्जी है ना, किसान जो खरीदना चाह रहे थे उसको कैसे जाए। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही दिलचस्प काम किया, उन्होंने मार्केट से देसी कपास हटवा दिया, विकल्प ही हटवा दिया, जो बचा वो खरीदने के लिए ही किसानों को जाना पड़ा। और शुरुआत में अक्सर जैसे इन सब तकनीकों से होता है, शुरुआत में कुछ जगह थोड़े फायदे भी है, कुछ जगह पे थोड़ी पैदावार बढ़ी, वो बात लगेगी फर्टिलाइजर के कारण पैदावार बढ़ी, वो बात लगेगी इरीगेशन बहुत जगहों पर बढ़ा उसके कारण पैदावार बढ़ी। पर इन्होंने इसको जीएम को इसका पूरा श्रेय दिया। जैसे आज हम देख रहे हैं कि पैदावार कम हो गई है। आज के दौर पे जो पूरा देसी कपास का जर्मप्लाज्म रहता है, जो कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहें, हम उसको वापस करके लाना चाहें, तो ये जर्मप्लाज्म ही इसके सहारे हम ये वापस ला सकते हैं। एक तरह से आप उसको बीज का अणु मान लीजिए, इसके माध्यम से उसको